Hello everyone. So welcome to the another class of HAP2. In continuing the urinary system, जो आज का हमारा important topic है वो है process of urine formation. मतलब यूरिन कैसे बनता है, बहुत ही important है एग्जाम के लिए 5 मार्क्स में और 10 मार्क्स लॉन्ग में और लॉन्ग एसे में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है डी के लिए, बी फार्म के लिए या फिर कोई भी अलाइड कोर्स हो, सबसे इंपॉर्टेंट। तो हम इसको तसल्ली से, ध्यान से, आसान से, एकदम सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करेंगे कि यूरिन फॉर्मेशन क्या है। मैंने 2-3 बुक रेफर करके बहुत ही कॉन्साइज, छोटा, एकदम कंप्रहेंसिव है ना, इंपॉर्टेंट चीजें कुछ भी मिस नहीं है और फालतू की चीजें कुछ भी नहीं आज के टॉपिक में, तो हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। यूरिन फॉर्मेशन इज अ प्रोसेस, है ना, एक ऐसा प्रक्रिया है बाय विच किडनी फिल्टर्स ब्लड। तो किडनी क्या करती है, ब्लड को फिल्टर करती है। क्यों फिल्टर करती है? क्योंकि इसको मेटाबॉलिक वेस्ट को रिमूव करना होता है। जो हमारे बॉडी में बहुत सारे मेटाबॉलिक और कैटाबॉलिक प्रोसेस चल रहे हैं, उसका जो बाय प्रोडक्ट है, जो अनवांटेड प्रोडक्ट्स है, जिसको हम वेस्ट बोलते हैं, उसको हमारे बॉडी से बाहर फेंकना होता है। उसके सिलसिले में जो है हमारी किडनी फिल्टर करती है। और इन एडिशन टू दैट हमारे बॉडी में फ्लूइड मेंटेन करना हो गया, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करना हो गया, एसिड बेस बैलेंस करना हो गया, ये जो सारे काम है ये यूरिन के थ्रू से ही की जाती है, यूरिन फॉर्मेशन होने के बाद ही की जाती है। तो ये जो यूरिन बनने का प्रोसेस है हमारी किडनी के द्वारा, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। होप ये डेफिनेशन आपको एकदम क्लियरली और कॉन्साइजली समझ में आ गया होगा। तो जो यूनिट्स रहती है, कि जो फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट्स रहती है जो यूरिन फॉर्मेशन में हेल्प करती है, वो है नेफ्रॉन। हमने कल के क्लास में देखा था कि नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर क्या है और कैसा है। तो नेफ्रॉन को इसीलिए हम स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स ऑफ किडनी बोलते हैं, क्योंकि जो यूरिन फॉर्मेशन है बेसिकली इन्हीं नेफ्रॉन्स में हो रहा होता है। और ये जो यूरिन फॉर्मेशन का प्रोसेस है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये 3 फेजेज में होता है, 3 स्टेजेज में होता है। इसका जो सबसे पहला फेज है, पहला स्टेज है, वो है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट करके जो ब्लड से जो फिल्ट्रेट है उसको ट्यूबुल्स में डालती है। और सेकेंड स्टेज में आता है ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। ये जो ट्यूबुल में जो फिल्ट्रेट चले गया है ना, उस वहां से जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, है ना, वो चीजें रीअब्जॉर्ब होती है सिलेक्टिवली। मतलब जैसे विटामिन हो गया, अमाइनो एसिड्स हो गए, वाटर हो गया, ग्लूकोज हो गया, जो हमारे बॉडी को चाहिए, जो नहीं निकलने चाहिए, क्योंकि वो ग्लोमेरुलर रीजन पे फिल्ट्रेट हो जाती है, तो उसको हमारे बॉडी में वो चुन चुन के रीअब्जॉर्ब करता है। इसीलिए हम इसको सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन भी बोलते हैं, या फिर ट्यूबुलर रीजन से करते हैं तो हम इसको ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन भी बोलते हैं। तो फिर थर्ड में आता है ट्यूबुलर सिक्रीशन, है ना। जैसे ये रीअब्जॉर्ब हो गई, जितने भी रिक्वायर मात्रा में हमारे जो भी एलिमेंट्स है वो तो हमारे किडनी ने फिर से रीअब्जॉर्ब कर लिए, नेफ्रॉन ने रीअब्जॉर्ब करके ब्लड में भेज दिया। और जो अनवांटेड, जो यहाँ पे फिल्टर नहीं हो पाए, वो चीजें फिर से सिक्रीट होके डिजिटल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल में चले जाती है। उस फेज को हम बोलते हैं ट्यूबुलर सिक्रेशन। बेसिकली ऐसे वेस्ट जिसका साइज बहुत बड़ा है, मॉलिक्यूलर वेट बड़ा है, तो ऐसे जो कंपाउंड है वो ट्यूबुलरी सिक्रेट होकर निकलते हैं। तो यहाँ पे हमको बेसिक ये स्ट्रक्चर समझना एकदम जरूरी हो जाता है। ये एफरेंट आर्टरी, ए जहां पे है आना, ए का मतलब होता है आना, जो लेके आता है ना। हमने एफरेंट न्यूरॉन्स के बारे में भी देखा था। ए मतलब यहां से ब्लड आ रहा है, यहाँ पे एक कैपिलरी है जो बेसिकली एक फिल्ट्रेशन यूनिट है, जिसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलर। तो ग्लोमेरुलर ने क्या किया, यहाँ पे फिल्टर कर दिया, है ना, क्योंकि यहाँ पे एक नेट लाइक स्ट्रक्चर, एक जाली जैसा स्ट्रक्चर है जिसमें प्रेशर है। तो यहाँ से ब्लड आया, इसमें से जो फिल्ट्रेट है वो एकदम से फिल्टर होके ये बोमेंस कैप्सूल में चले गया। बोमेंस कैप्सूल ने इसको कलेक्ट करके क्या है, इसको कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स में भेज दिया, है ना। अब यहाँ फिल्ट्रेशन होते टाइम पे क्या होगा, जो जरूरी चीजें वो भी फिल्टर हो जाएंगी। तो जो जरूरी चीजें हैं वो रीअब्जॉर्ब सिलेक्टिवली होके फिर ये जो आता है, इफरेंट ब्लड वेसल्स आते हैं, इफरेंट आर्टरियल्स इसको हम बोलते हैं। ये फिर इसी को ऐसे ना रोटेट करके इसके अगल बगल में ऐसे मुड़ के जा रहे होते हैं। मैंने आसानी के लिए यहाँ पे क्या किया, इसको पैरेलल में दिखाया है, जबकि ये ऐसे इसको कैपिलरी फॉर्म पे पूरा मोड़ के जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, जो रिक्वायर्ड मटेरियल है वो फिर ब्लड रीअब्जॉर्ब कर लेता है, मतलब नेफ्रॉन रीअब्जॉर्ब करके ब्लड में भेज देता है। और फिर डीसीटी में जो अनवांटेड चीजें है ना, उसको ये फिर से यूरिन के जो कलेक्टिंग ट्यूबुल्स है उनमें भेज देता है। तो ये जो प्रोसेस है, जहां पे रिक्वायर्ड को ब्लड में लेता है, ये आ गया रीअब्जॉर्प्शन। जहां पे ये भेजता है इसमें, ये आ गया सिक्रीशन, और ये आ गया फिल्ट्रेशन। तो ये तीनों फेज यहाँ पे दिखाने की कोशिश करी है।
होप यहाँ पे आपको ये चीज समझ में आ गया। और यहाँ पे ये फिर यूरिन बन जाता है, ये कलेक्टिंग डक्ट्स में जाता है, कलेक्टिंग डक्ट से फिर जो अपने किडनी के पेल्विस रीजन है वहां पे जाता है, वहां से फिर ये कलेक्ट होकर यूरेटर में चले जाता है, यहाँ से फिर ब्लाडर में जाता है और फिर उसको आदमी यूरिन करके बाहर फेंक देता है। होप ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। तो इसको हम एक एक करके डिटेल में देखते हैं। जो हमारा पहला स्टेप था वो था ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ये पहला स्टेप है किसका? यूरिन फॉर्मेशन का। आगे हम इसको अच्छे से समझते हैं कि यूरिन फॉर्मेशन डिटेल में 10 मार्क्स के हिसाब से कि कैसा होता है। इट इज द प्रोसेस बाय विच ब्लड प्लाज्मा इज फिल्टर्ड, है ना। ब्लड का जो प्लाज्मा है वो फिल्टर होता है। ऑब्वियसली जो आरबीसीज रहते हैं, डब्ल्यूबीसी रहते हैं, प्लेटलेट रहते हैं, जो लार्ज सेलुलर कंपोनेंट रहते हैं वो यहाँ से फिल्टर नहीं होते। जो प्लाज्मा है तो वो फिल्टर होता है ग्लोमेरुलर रीजन पे, है ना। और जो यहाँ से फिल्ट्रेट निकलता है वो बोमेन्स कैप्सूल में जाके कलेक्ट होता है ना। और ये रीनल कर्पसल रीजन पे रहता है, बेसिकली ग्लोमेरुलर और बोमेन्स कैप्सूल रीजन पे। मैंने एनाटॉमी में इसका डिस्कशन किया था। अब यहाँ पे ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कैसे होता है, इसके पीछे की मैकेनिज्म क्या है? जैसे ही ब्लड एफरेंट आर्टेरियल से ग्लोमेरुलर में एंटर करेगा और फिर यहां से क्या होगा कि ये नेटवर्क इस स्ट्रक्चर में फिल्ट्रेशन चालू होगा और जो बचा हुआ ब्लड है वो इफरेंट आर्टेरियल से आगे चले जाएगा, है ना। क्योंकि अब ये जो एफरेंट आर्टेरियल जो स्ट्रक्चर है इसमें हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ज्यादा होता है, मतलब जो प्रेशर है ना जिससे ब्लड ग्लोमेरुलर में आ रहा है वो प्रेशर ज्यादा है ना। और क्या होता है कि जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स है इस प्रेशर की वजह से वो बोमेन्स कैप्सूल में चले जाएंगे फिल्टर होने के बाद और वो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट को बनाएंगे। तो बेसिकली क्या है ना, जो ये हाइड्रोस्टेटिक फोर्स रहता है ना, ये 55 mmHg का हाइड्रोस्टेटिक फोर्स रहता है। अब ये फोर्स कहां से निकलता है? हमारे बीपी के वहां से, है ना। बीपी जो नॉर्मल 120 बाई हम 80 बोलते हैं और रेंज में अगर 90 to 140 एस पे 60 to 90 बोलते हैं, वो प्रेशर यहाँ पे अपने आर्टेरियल्स में है 55 mmHg तक यहाँ पे रहता है, घटते घटते रेजिस्टेंस की वजह से, जो इसको फिल्ट्रेट को फिल्टर करने में हेल्प करता है। जबकि इसको अपोज करने वाले भी दो प्रेशर है। पहला आता है कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, जो कैप्सूल है वो इस फिल्टर को अपोजिट करता है, इस प्रेशर को अपोज करता है बाई कितने से? 15 mmHg के हिसाब से। और जो ब्लड कोलोइड ऑस्मोटिक, जो उसमें गाढ़ापन है ब्लड में, जो उसमें प्लाज्मा प्रोटीन है, वो भी इसको अपोज करता है, जिसको हम बोलते हैं ब्लड कोलोइड ऑस्मोटिक प्रेशर, जो अराउंड 30 mmHg रहता है। ये दोनों अपोज कर रहे हैं और जो हाइड्रोस्टेटिक है उसको फैसिलिटेट कर रहा है। तो जिसका नेट प्रेशर है ना वो क्या हो जाएगा? हाइड्रोस्टेटिक माइनस कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक माइनस ब्लड कोलोइड ऑस्मोटिक प्रेशर, मतलब A माइनस B माइनस C। अगर हम इसको A, इसको B, इसको C मानेंगे तो 55 माइनस 15 माइनस 35, तो जो नेट प्रेशर रहता है 10 mmHg का रहता है। इस प्रेशर के वजह से जो है यहाँ पे फिल्ट्रेशन होता है। इस फिल्ट्रेशन में क्या होता है, जो स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट और स्मॉल स्ट्रक्चर है वो फिल्ट्रेट बन के जो है बोमेन्स कैप्सूल में चले जाते हैं और वहां पे कलेक्ट होते हैं। ये इसका मैकेनिज्म हो गया। तो जो जिसका स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट है और स्मॉल मॉलिक्यूलर साइज है, तो ऐसे कंपाउंड में क्या आते हैं, जैसे वाटर आता है, ग्लूकोज आता है, अमाइनो एसिड आता है, यूरिया आता है, सॉल्ट्स आते हैं बहुत सारे टाइप के, और स्मॉल आयंस, ये सारे फिल्टर होके कहां पे निकल जाते हैं? बोमेन्स कैप्सूल पे कलेक्ट हो जाते हैं। और कुछ सब्सटेंस जैसे ब्लड सेल से, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स है ना, प्लाज्मा प्रोटीन से, जो बहुत लार्ज और बड़े मॉलिक्यूलर वेट के रहते हैं, और हाई मॉलिक्यूलर वेट सब्सटेंस, ये यहाँ पे फिल्टर नहीं होते क्योंकि ये प्रेशर जो है इनको फिल्टर करने के लिए सफिशिएंट नहीं होता है, और ये एफरेंट से जो है इफरेंट आर्टरियल्स में चले आते हैं। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट GFR क्या होता है? 1 मार्क्स में और वाइवा में बहुत ही जरूरी है। इज अबाउट 125 ml पर मिनट, मतलब 1 मिनट में जो ये फिल्ट्रेशन हो रहा है वो कितना हो रहा है? 1 मिनट में जो हमारी किडनी के सारे नेफ्रॉन है वो मिलके 125 ml तक जो फिल्ट्रेट है वो बना रही है। इसी को हम बोलते हैं GFR, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। इसका मतलब क्या हुआ? हर मिनट में अगर 125 ml बन रहा है तो एक दिन में ऑलमोस्ट 180 लीटर्स का जो फिल्ट्रेट है, वो फिल्ट्रेट जो है अपना ग्लोमेरुलर और बोमेन्स कैप्सूल, जो बेसिकली कर्पसल रीजन है, वो इसको क्या कर देता है, इतना एक दिन में 180 लीटर जो है फिल्ट्रेट वो फिल्टर करता है। इसका मतलब ये नहीं है कि 180 लीटर यूरिन बनना चालू होता है, तो उसमें से जो मेजोरिटी पोर्शन है, हाँ, और बहुत जो मेजोरिटी पोर्शन है, वो मेजोरिटी पोर्शन क्या हो जाता है, वो अराउंड 98 to 99% जो है वो रीअब्सॉर्ब हो जाता है। जो इसमें का इतना सारा जो वाटर फिल्टर हो रहा है, इसमें का ना बहुत सारा
जो है वो रीअब्जॉर्ब हो जाता है। क्या हो जाता है? रीअब्जॉर्ब हो जाता है। और एक दिन में अराउंड 1 से 2 लीटर तक ही यूरिन जो है वो बनता है और वो आदमी पास करता है नॉर्मल सिचुएशन पे, है ना। तो ये जो अपना पहला स्टेज था वो था ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन क्या था यहाँ पे हमको समझ में आ गया। तो जो अपना दूसरा फेज है यूरिन फॉर्मेशन में वो है ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, या फिर जिसको हम सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन बोलते हैं, क्योंकि सिलेक्टिवली जो चीजें हमको चाहिए उसको हम रीअब्जॉर्ब करते हैं, इसलिए कोई इसको सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन भी बोलता है। और क्योंकि ये ट्यूबुलर रीजन से होता है तो कोई लोग इसको ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन भी बोलते हैं। इट इज अ प्रोसेस बाय विच यूजफुल सब्सटेंसेज, ये बहुत जरूरी है, आर रीअब्जॉर्ब फ्रॉम द फिल्ट्रेट बैक टू द ब्लड, है ना। तो जो ये फिल्ट्रेट जाके डक्ट में गया है, यहाँ से जो जो चीजें जरूरी है उसको फिर से ब्लड में रीअब्जॉर्ब किया जाता है। और हमने बोले थे कि जो ये ट्यूबुल्स है इसके 4 डिस्टिंक्ट रीजन है, पीसीटी, लूप ऑफ हेनले, डीसीटी एंड कलेक्टिंग ट्यूबुल्स। तो अलग अलग रीजन पे अलग अलग चीजें ऑब्जॉर्ब होती है, उसको हम देखेंगे कहाँ पे क्या होता है। जो सबसे पहले पीसीटी देखेंगे वो सबसे मेजर रीजन है रीअब्जॉर्ब करने का। जो मेजोरिटी सब्सटेंस की जो रीअब्जॉर्प्शन है वो यहाँ पे हो जाती है। जो पीसीटी में रीअब्जॉर्ब होने वाले कंपाउंड है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ये हमको याद करके लिखना पड़ेगा। जैसे ग्लूकोज जो है 100% पीसीटी से ही पूरा रीअब्जॉर्ब हो जाता है। अमाइनो एसिड जो है बहुत लार्ज एक्सटेंट में यहाँ से रीअब्जॉर्ब होता है। सोडियम आयोन्स, पोटेशियम आयोन्स, ढेर सारा वाटर और वाइटामिन। तो ये जो फिल्ट्रेट है जो 180 ml जो 180 लीटर हर दिन में फिल्ट्रेट बन रहा है, उसमें से 60 to 70% फिल्ट्रेट तो जो है वो प्रोक्सिमल है ना, इनिशियल स्टेज में ही बहुत रैपिडली रीअब्जॉर्ब हो जाता है। फिर वो जो बचा हुआ जो 30% है वो क्या करता है, वो लूप ऑफ हेनले में चले जाता है। लूप ऑफ हेनले में भी 2 रीजन है, डिसेंडिंग और असेंडिंग लिम्स है। डिसेंडिंग लिम्स में बेसिकली वाटर बहुत रिगोरसली रीअब्जॉर्ब होता है। असेंडिंग कोलोन में वाटर नहीं रीअब्जॉर्ब होता है, जबकि सोडियम और क्लोराइड रैपिडली रीअब्जॉर्ब होता है। तो लूप ऑफ हेनले में बेसिकली क्या क्या रीअब्जॉर्ब होता है, वाटर होता है, सोडियम होता है, क्लोराइड होता है। जो अमाइनो एसिड है, जो ग्लूकोज है, जो सोडियम है ना, जो पोटेशियम है, वो लार्जली पीसीटी से हो जाते हैं। डिसेंडिंग से वाटर होता है और असेंडिंग से सोडियम और क्लोराइड जो है वो रीअब्जॉर्ब होते हैं। क्योंकि यहाँ पे डिसेंडिंग में ढेर सारा वाटर रीअब्जॉर्ब होता है और जो इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस होता है, इसकी वजह से क्या है, यूरिन अब धीरे धीरे कंसंट्रेट होना चालू होता है। फिर आता है हमारा तीसरा रीजन जो है डीसीटी, जिसको हम डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल बोलते हैं। डीसीटी में क्या होता है कि सिलेक्टिवली रीअब्जॉर्ब द सोडियम एंड कैल्शियम एंड वाटर। जो बचा कुचा वाटर है उसको गाढ़ा करने के लिए सोडियम और जो कैल्शियम है वो यहाँ से रीअब्जॉर्ब होता है ना। तो इसको कितना रीअब्जॉर्ब करना है, क्या करना है, ये अल्डोस्टेरॉन डिसाइड करता है। आगे हम रास मैकेनिज्म में भी देखेंगे। और एक दूसरा हार्मोन रहता है एंटी डायरेटिक हार्मोन, एडीएच बोल के, जो एड्रेनल ग्लैंड रिलीज करता है। तो ये एडीएच भी इसको बैलेंस करता है कि कितना वाटर रीअब्जॉर्ब होना चाहिए, कितना यूरिन फॉर्मेशन होना चाहिए। फिर जो चौथा पार्ट है हमारा वो आता है कलेक्टिंग डक्ट, है ना। कलेक्टिंग डक्ट क्या करता है, फाइनली जो यूरिन का कंसंट्रेशन है उसको एडजस्ट करता है कि कितना वाटर जाना चाहिए, कितना इलेक्ट्रोलाइट जाना चाहिए। अगर ज्यादा है तो वाटर रीअब्जॉर्ब हो जाता है, किसके इन्फ्लुएंस में, एडीएच के इन्फ्लुएंस में। अगर कम है तो फिर वहां पे रीअब्जॉर्ब नहीं होगा यूरिन में, अगर वाटर की कम है। तो इस तरीके से जो है अपना सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन या फिर ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन प्रोसेस चलता रहता है। होप ये वाला स्टेप भी आपको समझ में आ गया होगा। तो हमारा जो तीसरा मैकेनिज्म पे जो फिजियोलॉजी है, इसकी जो मैकेनिज्म है वो है ट्यूबुलर सिक्रेशन। पहले में फिल्ट्रेशन हो गया, दूसरे में सिलेक्टिवली जो जो चाहिए वो रीअब्जॉर्ब हो गए। अब तीसरा आता है ट्यूबुलर सिक्रेशन। ये ऐसा स्टेज है ना जहां पे जो सब्सटेंसेज है जो फिल्टर नहीं हो पाए थे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में, वो एक्टिवली सिक्रेट होते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है जहां पे एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। तो ये एटीपी के प्रेजेंस में ये एक्टिवली ट्रांसपोर्ट होंगे, कहां से, ब्लड से रेनल ट्यूब्यूल्स पे। जो लार्ज स्ट्रक्चर्स के वेस्ट है जो फिल्टर नहीं हो पाए हैं, जिनका स्ट्रक्चर बड़ा है, जिनका वेट ज्यादा है, तो वो एटीपी के सहायता में, एनर्जी के सहायता में वो क्या होगा, रीनल जो यूरिन वाला डक्ट है वहां पे रिलीज हो जाएगा। जैसे हाइड्रोजन आयन हो गया, कुछ अमाउंट में पोटेशियम हो गया अगर ज्यादा है, ऐसे ही अमोनिया गैस हो गया, है ना। फिर क्रिएटिनिन हो गए, और या फिर कोई ड्रग है जिसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर लार्ज है या फिर उसका वेट लार्ज है, या फिर कोई टॉक्सिन्स हो गए, पॉइजन सब्सटेंस हो गए, तो वो जनरली इस मैकेनिज्म से जो है रिलीज होके अपने जो डक्ट है वहां पे निकल जाते हैं। ये क्या करता है कि ये जो एडिशनल वेस्ट है उसको निकालने में हेल्प करता है, एसिड बेस बैलेंस में भी हेल्प करता है, क्योंकि हाइड्रोजन आयन को
मेंटेन कर रहा है, और क्योंकि पोटेशियम को भी कर रहा है तो ये इलेक्ट्रोलाइट लेवल को भी मेंटेन करने में हेल्प करता है ना। ये कितना जो है वो ट्यूबुलर सिक्रीट होगा, ये हमारे बीपी पे मैटर करता है। टोटल जीएफआर कितना है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कितना है, तो जो अपना ये क्या बोलते हैं ना कि जो यूरिन फॉर्मेशन है ये क्या क्या करेगा, ये बीपी, जीएफआर, एंटी डायरेटिक हार्मोन का कितना क्या है, एल्डोस्टेरोन का क्या है, और रेनिन कितना है, हमारे बॉडी को कितना फ्लूइड रिक्वायर्ड है, कितना इलेक्ट्रोलाइट रिक्वायर्ड है, और हमारा किडनी उसको कितना इफिशिएंटली मेंटेन कर पा रहा है, उसकी जो होम्योस्टेसिस है उसको मेंटेन कर पा रहा है। इन सारे फैक्टर्स में डिपेंड करता है ना। तो सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों यूरिन फॉर्मेशन जरूरी है? अगर यूरिन फॉर्मेशन नहीं होगा तो मेटाबॉलिक वेस्ट कैसे हमारे बॉडी से बाहर जाएगा? तो बेसिकली ये हमारे बॉडी का फिल्टर है जो रिक्वायर्ड वांटेड सब्सटेंस को बॉडी में रखता है, अनवांटेड सब्सटेंस को यूरिन के तरीके से बाहर फेंकता है। तो जो मेटाबॉलिक वेस्ट है वो यूरिन के तरीके से बाहर जाती है। मेंटेन बैलेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट, अब आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे वाटर और इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस कर रहा है, कैसे पीएच को बैलेंस कर रहा है, कैसे बीपी और ब्लड वॉल्यूम को रेगुलेट कर रहा है, राइट। तो ये थे कुछ के बेसिक फंक्शन। तो यहाँ पे हम इसको एक फिगर से आराम से यूरिन फॉर्मेशन को समझने की कोशिश करेंगे। अगर आपके एग्जाम में आता है तो आपको ये फिगर बनाना मैंडेटरी हो जाता है। तो हम शुरू से मेरे को फॉलो करिए तो आपको चीजें समझ में आएगी। तो ये एफरेंट आर्टेरियल से यहाँ से ब्लड आ रहा है, यहाँ पे मैश लाइक स्ट्रक्चर से ब्लड एकदम फिल्टर हो रहा है। तो जो लो मोलिकुलर वेट सब्सटेंस है वो यहाँ से फिल्टर होकर फिल्ट्रेट बन के बोमेंस कैप्सूल में आ गए। जो हाई मोलिकुलर वेट सब्सटेंस है वो ब्लड के साथ आगे निकल गए, उसको हम बोलते हैं इफरेंट आर्टरी। तो यहाँ से जो ये सबस्ट्रेट बन गया ना, वो बोमेंस कैप्सूल ने इसको पूरा कलेक्ट करके क्या कर दिया, इसको आगे ट्यूबुल्स में भेज दिया। तो जैसे ये ट्यूबुल्स में भेजता है तो जैसे ये पीसीटी में पहुंचता है, पीसीटी में क्या होता है कि जितना भी इसमें ग्लूकोज फिल्टर हुआ है उसको पूरा रीअब्जॉर्ब कर देता है। वाटर भी रीअब्जॉर्ब करना चालू करता है, पोटेशियम रीअब्जॉर्ब करता है, अमाइनो एसिड रीअब्जॉर्ब करता है, विटामिन पूरा रीअब्जॉर्ब करना यहीं पे चालू हो जाता है। और ये यहाँ से जितना है 60 to 70% चीजें रीअब्जॉर्ब हो जाती है। ये जो बचा जो 30 to 40% चीजें ये करते करते लूप ऑफ हेनले में जाता है। लूप ऑफ हेनले में पहला आता है डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, जहां पे बेसिकली वाटर ही अब्जॉर्ब होता है, बाकी चीजें नहीं अब्जॉर्ब होती है। और ये पूरा वाटर अब्जॉर्ब होते होते ये पूरा गाढ़ा एकदम कंसंट्रेट बनते बनते आगे बढ़ता है। ये जो है ये बाहर पे जो मैंने बताया है ये मेम्ब्रेन है, यहाँ से अब्जॉर्ब होने के बाद इसी ब्लड वेसल्स में जा रहा है। फिर ये असेंडिंग कोलोन पे पहुंचता है। असेंडिंग कोलोन पे ये सोडियम और क्लोराइड को बेसिकली अब्जॉर्ब करता है, यहाँ पे वाटर को अब्जॉर्ब नहीं करता है। तो ये करते 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 डीसीटी में पहुंचता है। अब डीसीटी में एंटी डायरेटिक हार्मोन है, एल्डोस्टेरोन है, इसके इन्फ्लुएंस में कितना वाटर अब्जॉर्ब होना है, रीअब्जॉर्ब होना है, वो एडीएच और एल्डोस्टेरोन तय करते हैं। और फिर यहाँ पे क्या है कि पोटेशियम अगर बहुत ज्यादा जा रहा है तो उसको रीअब्जॉर्ब कर देता है, अगर या फिर कम है तो उसको फिर सीक्रेट कर देता है। ऐसे ही जो हाइड्रोजन है वो अगर ब्लड में पीएच एकदम घटा हुआ है, एसिडिक है, तो ये हाइड्रोजन आयन जो है वो डीसीटी में रिलीज हो जाते हैं, है ना। और इसके साथ साथ जो एमोनिया है, क्रेटिनिन है, ड्रग है, पॉइजन सब्सटेंसेस है, वो यहाँ पे रिलीज हो जाती है। ये एक नेफ्रॉन से आया सिटी में, दूसरा नेफ्रॉन से, तीसरा नेफ्रॉन से, चौथे नेफ्रॉन से, पांचवें नेफ्रॉन से, छठे नेफ्रॉन से, ऐसे लाखों नेफ्रॉन आके एक कलेक्टिंग डक्ट बनाता है, कलेक्टिंग ट्यूबुल बोलते हैं। और ये कलेक्टिंग ट्यूबुल रेनल पेल्विस रीजन पे जाते हैं, पेल्विस से फिर ये कलेक्ट होके यूरेटर में जाते हैं, और यूरेटर से फिर ब्लाडर में जाते हैं, और ब्लाडर से फिर यूरेथ्रा में जाके ये पास हो जाते हैं। होप ये चीज आपको समझ में आ गया, क्योंकि हमारे बॉडी में जो एच आयन बन रहे हैं रेस्पिरेटरी बाय प्रोडक्ट है, ये हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी देखे थे। तो ये जो एच आयन है ये यूरिन में आके यूरिन में एक्सक्रीट होता है, इसलिए जो यूरिन का पीएच है वो भी कम होता है, मतलब एसिडिक होता है। अब समझ में आ गया कि यूरिन क्यों एसिडिक होता है। वो ये जो ओवरव्यू है यूरिन फॉर्मेशन का ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, और आप इस स्ट्रक्चर को भी एग्जाम में आराम से ड्रॉ कर सकते हो, राइट। तो ये था हमारा आज का क्लास। अगर आपको आज का क्लास समझ में आया हो, इंटरेस्टिंग लगा हो, अच्छा लगा हो, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो। अगर कोई भी कंफ्यूजन है, डाउट है, तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो, और ये क्लास अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो। और आपको मालूम ही है इसके रिलेटेड नोट्स तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो आप वहां पे जाके इसके नोट को भी आराम से रिफर कर सकते हो। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग दी टुडेज क्लास। सी यू इन दी अनदर क्लास। थैंक यू।